नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सामान प्रबंधन का तीसरा वीडियो लेकर हम आए हैं, जो आपके एमपी पटवारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम डिस्कस कर रहे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली, जिसके क्रम में यह हमारा तीसरा वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, यह वीडियो सुबह प्रतिदिन 10 बजे प्राप्त होता है। ठीक है? ये आपका करियर डेस्ट अकेडमी का ऑनलाइन ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें स्टडी मटेरियल मिल जाया करेगा। ये हमारी career-academy.com की वेबसाइट है, इस पर भी स्टडी मटेरियल आपको बहुत सारा मिल जाएगा, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी ये एक सिद्धांत है, उसका नाम है नौकरशाही। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक आंसर सही है, जस्टिन बॉर्न, मैक्स वेबर या फिर अन्य 2। इसका आंसर हम मैक्स वेबर, जी हाँ, मैक्स वेबर नाम के मनोवैज्ञानिक ने नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यह जो नौकरशाही का सिद्धांत है, भारतीय नौकरशाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें जो पद सोपान की व्यवस्था और नियम उन्मुखता का कारण नौकरशाही व्यवस्था में अनुशासन बना रहता है, जबकि योग्यता पर आधारित चयन और कार्यों का स्पष्ट विभाजन व्यक्तियों को कार्य विभाजन बनाता है। देखिए, हम समझते हैं, ये नौकरशाही सिद्धांत असल में जो हमारे भारत देश में लागू है, इसका क्या मतलब है कि सबसे जो उच्च लेवल अधिकारी रहते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्य सचिव, जी हाँ, अब मुख्य सचिव की नियुक्ति तो शासन करती है, ठीक है? तो वो एक अलग बात है, योग्यता और आधारित पर चयन और उसका कार्य विभाजन भी। अब इसके इनके अंतर्गत सारे जिले आते हैं, और कमिश्नर आते हैं। फिर जिले के अंतर्गत जो भी ब्लॉक हैं, तहसील हैं, उसके अंदर एसडीएम बैठते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं? डीएम के अंतर्गत आते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी हो गए, ठीक है ना? इसके बाद डीएम और कमिश्नर, कमिश्नर के बाद तो ये जो व्यवस्था है, ठीक है ना, यहां से ऑर्डर निकलता है, तो ऑर्डर ऑर्डर जो निकलता है डायरेक्ट ये नहीं पहुंच जाएगा कि सीधे एसडीएम के पास पहुंच जाएगा। पहले कहां पहुंचेगा? कलेक्टर के पास पहुंचेगा। फिर उसके बाद आपका ये एसडीएम, डीएम एसडीएम के लिए एक, तो ये क्या होता है, एक एक क्रम बना हुआ है, ठीक है ना? इसलिए यह है जो नौकरशाही सिद्धांत है, वो मैक्स वेबर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे नौकरशाही का दूसरा नाम, मेज प्रशासन या कार्यालयों द्वारा प्रबंध होता है। चलिए, स्टॉक क्या है? देखिए, स्टॉक क्या है हमें समझना है। इस प्रकार के ही ऑप्शन दिए रहते हैं और ये बहुत परेशान करते हैं आपके सॉरी दोस्तों, क्षमा करें, ठीक है? जो स्टॉक है, देखिए, वैसे ये चालू संपत्तियों का एक भाग माना जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, स्टॉक संपत्ति और व्यवसाय की अस्तियों से अलग है, जो मात्रा और मूल्य में उतार चढ़ाव ला सकता है। स्टॉक जिसे इक्विटी कहते हैं, जो एक सिक्योरिटी है जो किसी कंपनी के एक अंश के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, स्टॉक और शेयर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन स्टॉक में क्या होता है, एक से अधिक कंपनी में आपका अंश हो सकता है, स्वामित्व हो सकता है। तो ये एक वित्तीय साधन ही माना जाता है कि एक या एक से अधिक संगठनों में आंशिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है स्टॉक। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो हम जब जनरल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझना आवश्यक होता है। तो उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व हमारा क्या उत्तरदायित्व है हमारे, और प्राधिकार यानी अधिकार क्या है? देखिए, अब जैसे हमारा एक एसपी की बात करें, एक पुलिस अधीक्षक की बात करें, तो इनके अंतर्गत एसडीओपी रहते हैं, एक दो तहसील के, ठीक है, या एक दो थाने के, और फिर उसके बाद टीआई रहते हैं। ये समझिए बात को। तो इसका उत्तरदायित्व, देखिए, फिर जो पुलिस प्रशासन है, कांस्टेबल है, उनका उत्तरदायित्व है कि जो हमें ऊपर से अधिकार दिए गए हैं, उन उत्तरदायित्व का, जो हमें नियम बनाए गए हैं कि हम ये
लोगों की रक्षा करें, किसी प्रकार का क्राइम ना हो पाए और जो भी चीजें हैं पुलिस कांस्टेबल के उसमें तो वो करते हैं। तो ये हो गया उनका उत्तरदायित्व और प्राधिकार अधिकार। ठीक है, अब अधिकार इनका क्या है, यदि इसने गड़बड़ की, पुलिस कांस्टेबल ने गड़बड़ की, तो ये एसपी उसे क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा। तो इस प्रकार के ये अधिकार हैं। तो ये क्या होता है, संगठन के विकास के लिए आवश्यक होता है, संगठन की प्रगति के लिए और संगठन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए, प्रबंध का संबंध किससे है, जो प्रबंध हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं सामान्य प्रबंध, सामान्य प्रबंध पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि प्रबंध का संबंध किससे है, संगठन के सदस्यों से, कार्यों के नियोजन से, बिल्कुल सही, संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से, बिल्कुल सही, संगठन निर्देशन एवं नियंत्रण एवं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति से, ये सारे प्रबंध। देखिए, कोई भी संगठन होता है तो उसमें व्यक्ति काम करते हैं, उन व्यक्तियों से किस प्रकार से काम कराना है, हमें वह क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है, जनरल रूप में हम बोलते हैं। तो इस सदस्य के संगठन से नियोजन, एक भविष्य में रखकर कार्य योजना बनाना बनाना नियोजन कहलाता है। और संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार, मतलब संगठन का विकास हो और साथ में मानवीय व्यवहार अच्छे तरीके से हो, ऐसा नहीं कि उन्हें डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर काम करा रहे हैं, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। संगठन और निर्देशन एवं नियंत्रण एवं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति से ही प्रबंध का संबंध होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, ख्याति क्या है, देखिए ख्याति ये एक उर्दू शब्द माना गया है और ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। क्लियर। अब ये ख्याति जो है वो एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति होती है। देखिए, अमूर्त संपत्ति कैसे होती है हम जानते हैं, ये ये तो प्रसिद्धि होता ही है। देखिए, खरीदी हुई ख्याति, या तो खरीदी, आपने बड़ा मकान बना लिया, आपने जीप ले ली, कार ले ली, हेलीकॉप्टर ले लिया, तो ये क्या हो गया, खरीदी हुई ख्याति, यानी खरीदी हुई अरे उसके पास तो भाई हेलीकॉप्टर है। और अर्जित की हुई ख्याति, ये आपका व्यवहार है, समझ रहे बात को। तो ये एक स्थायी होती है, अमूर्त होती है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो कि व्यवसाय में भूमि, भवन, मशीन, प्लांट आदि संपत्तियां होती हैं, उस प्रकार की ख्याति भी एक संपत्ति मानी जाती है। ठीक है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अमूर्त संपत्ति कहते हैं। खातों का प्रबंधन को क्या कहते हैं, देखिए कोई भी अकाउंट है उनका मैनेजमेंट क्या कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सरल चीज है, प्रबंध किए लेखांकन। ठीक है ना, प्रबंध किए लेखांकन यानी लिखा हुआ। देखिए, हम अब तो पहले अकाउंट, जो बैंकों में अकाउंट होते थे, क्या होता था, एक लेजर होता था, उसमें आपका सब कुछ चढ़ा होता था। अब तो अकाउंट क्या हो गया है, डिजिटल, ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, यानी लेखांकन जो है वो ऑनलाइन है, ये समझिए, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा करियर डेस्ट एकेडमी के ये पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी या इमेज मिल जाया करेंगी जो भी हम पढ़ाते हैं। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है, देखिए कोई भी संगठन है और कोई भी संगठन के कोई भी कर्मचारी है और किसी उच्च अधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणकर्ता द्वारा उसका वेतन रोका जाता है, तो ये ऋणात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप उसे डिमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वह अपना खर्चा कैसे चलाएगा, और खर्चा नहीं चला पाएगा तो वो आपका संगठन का कैसे आपकी प्रगति विकास कर पाएगा। एक अभिप्रेरणा बार बार आ रहा है, वैसे ये मनोविज्ञान की है, लेकिन ये आपका सामान्य प्रबंधन में आता है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल 1908 ने किया था। देखिए, ऐसी सोच जिसके अंतर्गत पुरुषन न होकर भय या चिंता हो, उसे ऋणात्मक अभिप्रेरणा। अब भय चिंता बन जाएगी कि भैया मेरी सैलरी नहीं मिली है, मैं क्या करूं, मैं अपने कैसे बच्चों को पालूं, ये सारी चीजें होती हैं, जिससे कर्मचारी द्वारा समय सीमा में लक्ष्य के अनुरूप कार्य न करके उसे दंडित या जुर्माना की संभावना बनी हुई हो, वह भयवश अच्छे कार्य करने हेतु प्रेरित ये होता है। ठीक है ना, तो ये भयवश होता है, प्रेरित करने के लिए वो हो सकता है कि वह काम भय भय में अच्छे काम ना कर पाए। किसी कंपनी के साथ सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है, ये आपका लेखांकन का उद्देश्य है। यदि लिखा हुआ है, लेखांकन है किसी भी चीज का, तो ये वास्तविक परिणाम को अवगत कराता है। देखिए कैसे, रोकड़ भाई, ये कैश बैक
कैश बुक रहती है, ठीक है ना, उसे समझते हैं। कैश बुक में क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर उसमें लिखा होता है, सारी आय व्यय का लेखा जोखा होता है, तो ये सभी परिणामों को अवगत कराता है किसी कंपनी के। अंश या शेयर कितने प्रकार के होते हैं? वैसे मेरे हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ये समानता का साधारण अंश या अधिमान या पूर्वाधिकार अंश, ठीक है ना, ये दो शेयर होते हैं। एक तो सम या साधारण अंश होता है या पूर्वाधिकार अंश होता है। किसी भी कंपनी में यदि पहले से चला आ रहा है तो क्या होता है, वह पूर्वाधिकार होता है। और शेयर का अर्थ होता है हिस्सा, यानी किसी कंपनी के स्वामित्व का एक हिस्सा जो एक शेयर होता है। एक शेयर कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा भाग होता है, समझ गए होंगे। ठीक है, अपन किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, उसके उतार उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जब बढ़ जाते हैं तो अपन शेयर उसको फिर विथड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शेयर मार्केटिंग भी आपने सुना होगा। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली होती है? देखिए, ये होती है पद सोपान प्रणाली। इसमें क्या होता है पद सोपान प्रणाली में, वो मैं बार बार बता चुका हूं कि जैसे कि एक उच्च अधिकारी होता है, फिर उसके अंतर्गत कई निम्न अधिकारी काम करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके अंतर्गत कई अधीनस्थ कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, लेबल लेबल होता है। तो ये क्या हो गया, पद सोपान होता है। एक पद सोपान होता है, क्रम बना होता है ना। मैंने आपको बताया कि चीफ सेक्रेटरी, सीएस, फिर उसके बाद डीएम या कमिश्नर, है ना। इसके बाद आपके एसडीएम, क्लियर। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इनको उत्तरदायित्व अलग होता है। इस प्रकार की प्रणाली हमारी प्रशासनिक ढांचा। पद सोपान एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से किसी संगठन के विभिन्न व्यक्तियों के कारणों का एक दूसरे से जोड़ा जाता है। संगठन में उच्च अधिकारी अपने निकटतम अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को आदेश देता है। अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन इसमें करना पड़ता है। उर्वरिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? इसके सिद्धांत होते हैं 8 सिद्धांत होते हैं। संगठन से का आशा है, व्यक्तियों में से ऐसे समूह जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन के संसाधनों एवं मानवीय प्रयासों में एक ऐसा संबंध स्थापित करता है। संगठन व्यक्तियों का एक समूह है, ठीक है ना, या तंत्र है जो एक व्यक्ति के नेतृत्व में पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर समन्वित करता है। चलिए, लूथर मलिक के अनुसार संगठन कितने के सिद्धांत है? इसके अनुसार 10 सिद्धांत का होता है, ठीक है ना। संगठन, ये 10 सिद्धांत होते हैं। संगठन के सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, उद्देश्य के बिना संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता है, अतः संगठन के प्रत्येक भाग का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। संगठन में कार्यरत सभी व्यक्तियों को संगठन का उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलित बनाए रखना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका नियंत्रण, है ना। क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। ये नियंत्रण कहलाता है। इसका आंसर शो नहीं हुआ है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा होता नियंत्रण। किसी लक्ष्य या लक्ष्यों के समूह को और निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना नियंत्रण कहलाता है। नियोजन अलग चीज होती है ना। भविष्य में किसी चीज को रखकर कार्य योजना बनाना और उसके अनुरूप काम करना। निर्देशन अलग चीज। नियंत्रण, नियंत्रण देखिए वही बात कर रहे हैं। अगर संगठन है आपका, उस पर अपने कर्मचारियों का अच्छा नियंत्रण है तो अच्छा काम होगा, और नियंत्रण नहीं है तो क्या काम होगा? कुछ नहीं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार का संगठन है? ये अनौपचारिक संगठन आता है। देखिए, अनौपचारिक संगठन ये हो, पहले तो औपचारिक और अनौपचारिक समझते हैं। देखिए, औपचारिक जो होती है, जो अपने स्कूल में शिक्षा दी जाती है, और अनौपचारिक जो होती है वो अपने घर में शिक्षा होती है, किसी दूसरे से सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। समाज मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया है और इससे प्रभावित व्यक्तियों के विचारों, संवेगों तथा आदतों का अध्ययन होता है, ठीक है ना। जहां औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्रोत विद्यालय और शिक्षक होता है, वहीं अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्रोत समाज, परिवार, सुझाव होते हैं। अब समझ गए होंगे आपके। रचनात्मक क्रियात्मक संगठन किस प्रकार का है? ये आपका औपचारिक संगठन के अंतर्गत आता है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत आता है। संगठन का अर्थ कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। इस यह किसका कथन है? देखिए, ये जो कथन है जॉन एम गॉस का कथन है। नकारात्मक अभिप्रिया का उद्देश्य क्या है? नकारात्मक
भय से अभिप्रेत करना, नकारात्मक अभिप्रेरण बात की है, भय से डराना। आप किसी का तनख्वाह काटोगे, किसी को डांटोगे, पीटोगे, तो ये नकारात्मक अभिप्रेरणा का उद्देश्य होता है। यानी भय भय दिला के अभिप्रेरणा दिलाना कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा काम कर। आज जरूरी भी हो गया है, लेकिन नकारात्मक ऐसा नहीं कि जिससे कि कर्मचारी कुछ गलत काम उठा बैठे। चलिए चलते हैं। अगला जो है, प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है, यह किसका कथन है? ये जो है थियो हेमन का कथन है। ध्यान दीजिए, आंसर इसका नकल आ गया था। ध्यान दीजिए, प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। जो भी प्रबंधकीय कार्यों की सफलता है वो किस पर? थियो ने कहा है। ये थियो ने क्या कहा है? थियो हेमन हेमन ने कहा है कि जो प्रबंधकीय कार्यों की सफलता है वो कुशल संचार पर निर्भर करती है। जब व्यवसाय में लेन-देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। जो भी हम अमेजन वगैरह होती है, फ्लिपकार्ट वेबसाइट होती है, तो वो क्या होती है? ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ठीक है ना? वो तो ई को वेबसाइट के थ्रू, है ना, इलेक्ट्रॉनिक तरीका ऊपर आएगा, इंटरनेट के थ्रू सामान खरीदा जा रहा है। अमेजन है, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट है और कई सारी होती हैं। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ है? ये जो विचारधारा का हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। ये अमेरिका में इसका जन्म हुआ है। विपणन विचारधारा अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियों को प्रारंभ तथा अंत दोनों ही उपभोक्ता की आवश्यकता तथा संतुष्टि पर आधारित है। बिल्कुल, ग्राहक की आवश्यकता, ग्राहक को क्या आवश्यकता है उसी प्रकार से हम प्रोडक्ट बनाएंगे और उसकी संतुष्टि ही विपणन मार्केटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? प्रबंधक का सबसे, देखना, ऐसी हमारे कर्मचारियों में ऐसी इच्छा जागृत कर दी किसी ने कि वो अपने आप से काम करें कि मुझे तो भाई अपने संगठन को बढ़ाना है। तो ये होती है उनकी अंतर व्यक्तित्व, जिसे अंतर आत्मा भी बोला जा सकता है। एक व्यक्ति के भीतर घटित होने वाली चीज, ठीक है ना, समझ रहे हैं? अंतरात्मा बोले कि आज मुझे इतना काम करना है, मुझे अपने संगठन को बढ़ाना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? तो मानव संसाधन जो है वो शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में काम करता है। इसका आंसर निकल के आ गया है, लेकिन हम समझते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन है वो क्या पे काम करता है? शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय, कोऑर्डिनेटर पे काम करता है। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? देखिए, किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में ये मांग करता है कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी मांग किस प्रकार से है। ठीक है ना? तो ये मूल उसी की मांग के अनुसार हम मूल्य निर्धारण करेंगे उसका, कि ये कितनी बाजार में कितने उसमें बेची जा सकती है। देखना, विपणन विपणन जो है मार्केटिंग प्रबंध सामान प्रबंधन में एक टॉपिक ही है ना। वित्त वित्त टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, हम एक एक टॉपिक। और जो हमने क्वेश्चन लिए हैं बहुत बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, टी क्यू एम का फॉर्म क्या है? वैसे इसका जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसे हम समझेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं कुल गुणवत्ता प्रबंधन। एक प्रबंधन का सिद्धांत है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को, संगठनात्मक को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य को एकीकृत करता है। जो हम इसमें परिभाषा लिखते हैं वो बहुत ही सरल होती है दोस्तों, केवल पढ़ने से ही उसमें क्लियर हो जाता है, ज्यादा समझने की बात नहीं होती है। बी टू बी का फुल फॉर्म क्या है? बी टू बी का फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस, यानी व्यवसाय से व्यवसाय। ठीक है ना? एक व्यवसाय आदमी कर लेता है फिर दूसरा व्यवसाय खोल लेता है, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन यहाँ पे व्यवसाय से व्यवसाय एक प्रकार का वाणिज्य लेन देन है जो व्यवसायों के बीच मौजूद होता है, जैसे कि निर्माता और थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी शामिल होते हैं। मतलब एक तुम व्यापारी हो और दूसरा थोक व्यापारी है और खुदरा व्यापारी है। तो इनमें जो बी टू बी बिजनेस हो रहा है, क्योंकि अंतिम जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, वो तो अंतिम हो गया, लेकिन ये हो गया निर्माता, फिर इसके बाद थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी। ठीक है ना? ये ऐसा रिलेशन होता है, इसे बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। हम हमारा जो आज का आपसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, एकल, पूर्ण, सामूहिक या उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और आप विश्वास मानिए, जो भी एमपी पटवारी में आपके
सामान प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो हम सारे क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी भी करेंगे। आप बस 10 बजे हमारे या तो ऑफलाइन वीडियो हो मिल जाया करेगा या आपको ये लाइव भी मिल सकता है आने वाले समय में। अब जो आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि उपभोक्ता संचालित बचत धारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है, उपभोक्ता को ही माना जाता है, ग्राहक को ही माना जाता है उपभोक्ता संचालित विचार धारा में। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप ये इस पर जाएं और ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाया करेगा। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और आपको अधिक से अधिक वीडियो मिलेंगे दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए पुनः आपका धन्यवाद। थैंक यू।